हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक पर। फिर से एक बार 12th स्टैंडर्ड अगेन वी आर टेकिंग द नेक्स्ट लेक्चर्स एंड फॉर द टॉपिक फोर्थ टॉपिक दैट इज द थर्मोडायनेमिक्स। बच्चों, हम लोगों ने इसके पहले केटीजी वगैरह को पढ़ लिया है और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड्स को भी पढ़ लिया है। हमारे दो टॉपिक हो चुके हैं। इसके पहले सर ने भी आपको रोटेशनल डायनेमिक्स पढ़ा दिया है। अब हम लोग फोर्थ और इम्पोर्टेंट टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं। वैसे देखा जाए तो टॉपिक बहुत इजी है बच्चों, बहुत इजी है, सच मानो बहुत इजी है। बस थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ में जैसे आज शुरुआत कर देंगे, वैसे ही अगले वीडियोस में आप लोग बरकरार रहेंगे हमारे साथ में, ये आशा करते हुए हम लोग इसको आज स्टार्ट कर देते हैं। चलिए बच्चों, सबसे पहले इस टॉपिक को हम लोग देखते हैं। थर्मो या कहो थर्मा, ये वर्ड है जो किससे रिलेटेड है बच्चों? हीट, टेम्परेचर, ऐसे कॉन्सेप्ट्स के साथ। थर्मा मीन्स टेम्परेचर, या कहो थर्मा मीन्स एक्चुअली इज रिलेटेड, थर्मामीटर टेम्परेचर को मेजर करता है ना, तो वैसे ही थर्मोमीटर जैसे चेक करता है, तो ये हीट या कहो टेम्परेचर से रिलेटेड क्वांटिटीज होती है बच्चों। ठीक है, सबसे पहले ये समझ रहे हो आप लोग। आप देखो बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स में इससे रिलेटेड जितनी भी कॉन्सेप्ट्स है, इससे रिलेटेड जितनी भी टर्म्स आती है, इसकी प्रोसेसेस आती है, वेरिएबल्स आते हैं, जो भी है हम लोग उनको पढ़ने वाले इस टॉपिक में। समझ रहे हो? चलिए, अब देखो, इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले आप लोग आपकी रूटीन लाइफ को ऑब्जर्व करो। थोड़ी देर पहले मुझे अभी यहाँ पे जैसे मैं आया, चल के आया, तो जैसे मैं चल के आया तो मुझे थोड़ा सा पसीना आने लग गया था। ठीक है, तो मैं जैसे आया यहाँ पे तो पसीना आने लग गया। ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि जब हम लोग चलते हैं ना बच्चों, तो हम लोग क्या करते हैं, तो हमारी बॉडी जो है वो काइनेटिक एनर्जी फॉर्म करती है, क्योंकि हम लोग मोशन में, तो हमारी बॉडी में काइनेटिक एनर्जी। अब ये एनर्जी जैसे हम लोग रुक जाते हैं तो क्या हो जाता है, जैसे काइनेटिक एनर्जी की वजह से बॉडी में एक हीट एनर्जी पैदा हो जाती है। क्या हो जाती है? हीट एनर्जी क्रिएट हो जाती है। जब ये हीट एनर्जी ज्यादा हो जाती है तो बॉडी में एक ऑटोमेटिक सिस्टम है जो उसको कूल डाउन कराने की कोशिश करती है, जो स्वेटिंग होती है, जिसकी वजह से। ये सबको पता होना चाहिए, कुछ बहुत बड़ा फिजिक्स नहीं है इसमें, एकदम बेसिक्स है हमारे, एकदम बेसिक्स है। ठीक है, तो इसका मतलब ये समझे कि हम लोग की अगर बॉडी चलेगी तो वो जो एनर्जी है वो एक एनर्जी उसमें क्रिएट होते चलेगी, और वो है हीट एनर्जी। क्या है बच्चों? हीट एनर्जी। सो इफ समबडी इज रनिंग नाउ, रनिंग, हाँ, ऐसे ऐसे भाग रहा है समझो। अब जैसे कोई भाग रहा है तो उसकी बॉडी में क्या हो जाएगी बच्चों? हीट जनरेट हो जाएगी। ये हीट एनर्जी जो है वो क्या कर देता है, अपने सराउंडिंग के साथ में, थोड़ी देर के बाद में बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है ना, क्योंकि वो सराउंडिंग के साथ में बॉडी के हीट को एक्सचेंज कर देता है। तो ये नॉर्मली हम लोग अगर देखते हैं तो ऐसा होता है। हमें इसी से रिलेटेड टर्म्स को देखना है इस टॉपिक में। पूरे टॉपिक में हम लोग क्या देखने वाले हैं? इसी से रिलेटेड टर्म्स को देखेंगे। अब देखो बच्चों, सबसे पहले देखो, अगर आप लोगों ने, या चलो ये तो हो गया, समझो मान के चलो कि आप लोगों ने किसी भी कप में वगैरह कहीं पे चाय लिया है। ठीक है, अभी चाय है, मेरे डायग्राम की ओर मत जाओ बच्चों, बहुत खतरनाक ड्राइंग करता हूं मैं। हाँ जी, अब देखो, समझो अगर मान के चलो किसी टेबल के ऊपर यहाँ पे अभी कप रखा है, और कप के ऊपर समझो अभी कप रखा है, और कप के अंदर समझो गर्मा गर्म चाय है। लेकिन अगर मैं समझो काम के चक्कर में चाय को जल्दी से नहीं पीता हूं, तो क्या हो जाएगा? चाय ठंडी हो जाएगी। सवाल ये है, चाय ठंडी क्यों हुई? जो चाय गर्म थी वो ठंडी क्यों हुई? क्योंकि देखो, चाय ये हॉट ऑब्जेक्ट था, ओके, वो गर्म थी, वो हॉट ऑब्जेक्ट था, उसका टेम्परेचर हाइयर था। अब जो आसपास वाला सराउंडिंग है, जिसको हम लोग नॉर्मली बच्चों एनवायरमेंट कहते हैं, क्या कहते हैं? एनवायरमेंट। ये कंपेयर टू द कप टेम्परेचर और द टी टेम्परेचर कम था, तो ये क्या कर लेते हैं बच्चों? आपस में हीट को एक्सचेंज कर लेते हैं। तो जो गर्म बॉडी होती है ना, वो उसको क्या कर देती है? हीट दे देती है, हीट को लूज करती है। इसका मतलब हमें इस टॉपिक में हीट के एक्सचेंज के बारे में भी बात करनी है। हीट क्या है? लेकिन हीट कभी रेडिएशन के फॉर्म में दिखती है, जैसे सन से आती है। हीट कभी वर्क डन के फॉर्म में दिख रही है आपको, वो भी एक अलग चीज है। तो कभी हीट आप लोगों को किसी जलते हुए गैस वगैरह से भी आपको मिलेगी। देखो, अगर आप लोग मैटर को जला रहे हो तो भी हीट जनरेट हो रही है। सन से लेके आप तक हीट पहुंच रही इन द फॉर्म ऑफ द लाइट, वो भी एक अलग टाइप का है। तो कभी वो रेडिएशन के फॉर्म में आ जाती है, तो कभी वो मैटर के फॉर्म में आती है, या कभी कुछ। अगर हम लोग इसको देखेंगे तो हम लोगों को समझेगा कि हीट ये कोई एक सिंपल सी, एकदम सी सिंपल सी चीज नहीं कि जिसको मैं इजीली बता दूं।
वो तो एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है कि हम लोग उसको समझेंगे नहीं। एक चीज तो हम लोग उसको एकदम आराम से कह सकते हैं बच्चों, दैट हीट, एकदम बेसिक चीज, दैट इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एक एनर्जी का फॉर्म है। जैसे लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है, साउंड ये एनर्जी का फॉर्म है, काइनेटिक एनर्जी एक एनर्जी का फॉर्म है। जैसे अलग अलग सी एनर्जीज के फॉर्म होते हैं, वैसे किसके फॉर्म है? हीट, ये भी एक एनर्जी का फॉर्म है, ये तो पता होगा आपको। तो हीट क्या हो गया बच्चों? एक एनर्जी का फॉर्म। फिलहाल क्लियर है? चलिए आगे फिर देखते हैं। अब देखो बच्चों, सवाल ये है कि थर्मोडायनेमिक्स है क्या? थर्मोडायनेमिक्स क्या है? अब देखो बच्चों, अगर इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स ये फिजिक्स की ही एक ब्रांच है। थर्मोडायनेमिक्स क्या है बच्चों? एक फिजिक्स की ब्रांच है। सो इट इज अ, व्हाट इज अ थर्मोडायनेमिक्स? मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है? व्हाट इज अ थर्मोडायनेमिक्स? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। क्या है ये एक फिजिक्स की ब्रांच है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स। लेकिन कौन सी ब्रांच है ये? जो क्या चीजों के साथ में डील करती है? विच डील्स विथ व्हाट? सवाल यह है किन किन चीजों से रिलेटेड। जैसे ऑप्टिक्स, ये लाइट से रिलेटेड फिजिक्स होता है। अगर मैं कहूंगा मैकेनिकल फिजिक्स, अगर देखते हैं हम लोग, तो मैकेनिकल फिजिक्स ये फिर फोर्स, या तो फिर आप लोग कह सकते हो वर्क डन, ये उनके टर्म से रिलेटेड होता है, करेक्ट है? वैसे ही हीट, टेम्परेचर, इनके बारे में, प्रेशर, वॉल्यूम, इनसे रिलेटेड जो फिजिक्स हम लोग पढ़ते हैं, खास करके हीट से रिलेटेड, उसको हम लोग कहते हैं बच्चों thermodynamics. So it is a branch of the physics which deals with the concepts of heat, temperature, their exchange with the another forms of energy, with the another form of energies. समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? अभी जो मैंने कहा था कि जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है बॉडी की, वैसे वैसे बॉडी की हीट बढ़ जाती है। मतलब काइनेटिक एनर्जी इज रिलेटेड विद द हीट एनर्जी। कैन आई से दैट? डेफिनेटली वी कैन से दैट। है तो करेक्ट है कि नहीं? तो हम लोगों को इसके बारे में जानना है, हमें उसके बारे में बहुत सारी जानकारी लेनी, ठीक है? चलिए फिर, अगर हमें किसी भी चीज की जानकारी लेनी है, अगर डिटेलिंग्स में चलनी है, तो बस बच्चों बेसिक से शुरुआत करने की जरूरत थी। हम लोगों ने उसको बेसिक से शुरुआत की, और आप लोग कितना सही आगे चलेंगे, कितना गलत आगे चलेंगे, ये हम लोग डिसाइड करेंगे अगर हम लोग इसको लाइन टू लाइन रीडिंग करेंगे तो ही होगा। मतलब आप लोग अगर सही जाना चाहते हो तो जो आज पढ़ाया जाएगा उसको बुक में से वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन जाके पढ़ना पड़ेगा। फिर हो सकता है कि कुछ डाउट्स क्रिएट हो, फिर हो सकता है कि आप लोगों को किसी चीज के ऊपर ज्यादा सोचने का टाइम आ जाए, और अगर ये ना करो तो बच्चों डाउट्स के साथ में कैरी ऑन करोगे, और फिर ये हफ्ते भर का प्रोसेस जो है वो आपका ऐसा हो जाएगा कि वो बढ़ते चल रहा है। हम नहीं चाहते कि आप लोगों का प्रोसेस हफ्ता भर बढ़े। चलो बच्चों, अब हम लोग इसको थर्मोडायनेमिक्स के हुई और थोड़े से कुछ कॉन्सेप्ट्स के साथ में पढ़ते हैं, ठीक है? चलिए देखो, इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। समझो पानी गर्म हो रहा है, ठीक है? सो जैसे बॉईल हो रहा है वाटर, तो वो एक सिंपल सी प्रोसेस है कि आप लोगों ने उसको बाहर से कुछ तो हीट का सप्लाई किया है, हीट एनर्जी ये डायरेक्टली पानी को मिल गई है, फिर उसके मॉलिक्यूल्स एक्साइट हो चुके हैं, वो ज़्यादा फास्टली मूव कर रहे हैं, उनका टेम्परेचर बढ़ गया है। ये एकदम सिंपल सी प्रोसेस है, ये एक काम है। लेकिन क्या पता है आपको कि थर्मोडायनेमिक्स ये इवन फॉर्मेशन ऑफ द प्लैनेट से भी रिलेटेड है। मतलब क्या मैं कह सकता हूं कि थर्मोडायनेमिक्स ये बॉइलिंग ऑफ वाटर, जो कि एक कैसी प्रोसेस है बच्चों? एकदम सिंपलर सी प्रोसेस है, से लेके कहां तक बच्चों? फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स तक, फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स तक वो चलती है। तो ये फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स तक तो बच्चों चलती रहती है, या कहो इसको हम लोग इसको डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो ये जो प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ द प्लैनेट्स, ये कैसी प्रोसेस है बच्चों? सिंपलर है क्या? नहीं, ये कॉम्प्लेक्स है। इसका मतलब हीट अगर हम लोगों को पढ़ना है तो वो सिंपलर से स्टार्ट होके जितना चाहे आप लोग कॉम्प्लेक्स प्रोसेस तक पहुंच सकते हो। सो इसमें वैरायटी मिल रही है आपको, ये बड़ी सी दुकान है, आपको चॉइस दे रही
है कि नहीं? वो क्या चॉइस दे रहा है कि सिंपलर पढ़ना है, पढ़ सकते हो, बेस से जाना है, जा सकते हो, और कहाँ पहुंचोगे? कॉम्प्लेक्स तक। लेकिन हमें सिंपलर से ही स्टार्ट करते हुए फिर कॉम्प्लेक्स तक जाना है, हमें पहुंचना तो दोनों भी जगह पे है। चलो देखिए अब ये, अब समझो, मान के चलो बच्चों, मैं क्या कह रहा हूं थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए, एक चीज है जो आप लोगों को मैं पूछूंगा, उसका आंसर पैरेलली देते चलो। समझो ऐसे मान के चलो कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, और जो ऑब्जेक्ट है हॉट ऑब्जेक्ट। ओके बच्चों, अगर हम लोगों ने समझो इस हॉट ऑब्जेक्ट के साथ में, उसके कांटेक्ट में एक दूसरा ऑब्जेक्ट रख दिया बच्चों, जो कि है बच्चों कोल्ड ऑब्जेक्ट। कैसा है बच्चों? कोल्ड ऑब्जेक्ट। एक हॉट ऑब्जेक्ट है, एक कोल्ड ऑब्जेक्ट है। क्या होगा बच्चों अगर ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में रखे गए? तो क्या होगा? हॉट ऑब्जेक्ट अपनी हीट कोल्ड ऑब्जेक्ट को देगा। मतलब कोल्ड ऑब्जेक्ट का, समझो ऐसे मान के चलो, इसका कुछ तो टेम्परेचर होगा। समझो ये टेम्परेचर ऑफ हॉट ऑब्जेक्ट, यहां पे टेम्परेचर ऑफ कोल्ड ऑब्जेक्ट। अब क्या होगा बच्चों? हॉट ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर डेफिनेटली ज्यादा था, अब वो हीट को इधर पास करेगा, जो कोल्ड बॉडी थी उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। सो कैन आई से टेम्परेचर ऑफ कोल्ड बॉडी विल इंक्रीज? यस। अब इसने हीट दे दिया है, तो इसका बच्चों थोड़ी देर के बाद में हीट, अगर आप लोग देखोगे, टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी ये कम हो जाएगा। सो कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, हॉट बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा। होगा कि नहीं? देखा है ना आप लोगों ने, ये ऐसा होता है। एक काम करो, सिंपल सी प्रोसेस है। बर्फ लो फ्रीजर में से, उसको कहीं पे भी रख दो, रूम में कहीं पे भी, कहीं पे भी रखो, कोई इशू नहीं, फ्रीजर छोड़ के। तो अगर आप लोगों ने उसको कहीं पे भी समझो टेबल पे रख दिया, क्या होगा? थोड़ी देर के बाद में वो मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट क्यों हुआ? क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा था, आइस का टेम्परेचर कम था। सराउंडिंग ने अपनी हीट किसको दी? आइस के क्यूब को दी, जिसके वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ गया, और जिसके वजह से वो मेल्ट हो गया। सिंपल, यही सारी प्रोसेसेस होती रहती है। किसी को एक बोलो, आपका दोस्त होगा या कोई भी, उसको बोलना कि अपने हाथ में बर्फ ले ले, ओके, फिर भी वो मेल्ट हो जाता है। अब एक काम करो, उसको जैसे वो मेल्ट हो गया, उसको बोलना कि थोड़ा सा हाथ साफ कर ले, थोड़ा सा ड्राई कर ले, और फिर उसका हाथ आपके हाथ में ले लो। क्या हो जाता है? देखो, आपका हाथ जो गर्म था मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे था, लेकिन उसका हाथ बर्फ के साथ में कांटेक्ट रहने की वजह से उसका टेम्परेचर कम है, तो अभी उसके हाथ का टेम्परेचर कम है। अगर उसके हाथ में हाथ आ जाए, तो थोड़ी देर के बाद में आपको समझेगा कि आपका हाथ ठंडा हो रहा है, मतलब आपके हाथ का टेम्परेचर पहले ज्यादा था, अब वो कम हो रहा है। और उसके तुम्हारे दो दोस्त है, उसको अच्छा लगेगा क्योंकि उसका हाथ बहुत ठंडा था बर्फ की वजह से, लेकिन अब उसको अच्छा लग रहा है कि उसके बॉडी का टेम्परेचर या उसके हाथ का टेम्परेचर बढ़ रहा है कि नहीं? मतलब हीट का एक्सचेंज होता है। देखो, हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी को अपनी हीट देती है। क्या देती है बच्चों? हीट देती है। तो जब ये प्रोसेस होती है बच्चों, अब मुझे बताओ कि जब ये हीट का एक्सचेंज होते रहता है, व्हेनेवर द हीट एक्सचेंजेस, कब तक होते रहेगा? क्या ये अपनी पूरी की पूरी हीट एनर्जी इसको दे देगा? क्या नहीं। तो हम लोग क्या ये नहीं कह सकते कि ये तब तक हो जाएगा जब टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी एंड टेम्परेचर ऑफ कोल्ड बॉडी इक्वल नहीं हो जाते, है कि नहीं? तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं पता है आपको? थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं बच्चों? थर्मल इक्विलिब्रियम। डू यू अंडरस्टैंड द वर्ड ऑफ द थर्मल इक्विलिब्रियम? थर्मल मतलब डेफिनेटली रिलेटेड विद द टेम्परेचर और हीट एनर्जी। इक्विलिब्रियम मतलब सबको पता होना चाहिए। स्पिरिचुअली जाओ, इधर उधर जाओ, सोक्रेटिस की एक थ्योरी थी, सोक्रेटिस ने भी ऑब्जर्व किया। सोक्रेटिस पता है आपको? ग्रीक फिलोसोफर था, उसकी एक थ्योरी ऑफ बैलेंस थी। इवन गौतम बुद्धा की भी एक थ्योरी थी, मिडवे वाली। इवन कई सारे ऐसे स्पिरिचुअल पीपल है जो आप लोगों को थ्योरी बताते रहते हैं। हाँ, बस इतना है कि वो स्पिरिचुअल होती है, वो मेंटल या किसी साइंस से रिलेटेड, साइकोलॉजिकल चीज़ों से रिलेटेड एक साइंस होती है। लेकिन साइकोलॉजिकल, मेंटल और फिजिकल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं। जो बंदा फिजिक्स पढ़ता है ना, उसकी साइकोलॉजी बहुत ही नीट एंड क्लीन होने के चांसेस इसलिए हो सकते हैं क्योंकि उसको, हाँ, अगर वो उसको फिजिक्स के बियॉन्ड भी जाके देखेगा, फिजिक्स के लॉज ये रियल लाइफ में कई बार अप्लाई हो जाते हैं, कई बार अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम मतलब क्या? हर एक चीज एक्सट्रीमिटी पे नहीं रहना चाहती।
वो कहाँ आना चाहती है? मिडवे में। दो लोगों में अगर वॉर हो गया, दोनों का नुकसान होता है, ये तो हमको पता है, करेक्ट है कि नहीं? लेकिन कुछ जब नुकसान के बियॉन्ड चले जाता है, मतलब जैसे उसका अभी वो सहने के परे चल जाता है, वो पीस एक्सेप्ट कर लेते हैं, है कि नहीं? शांत हो जाते हैं मिडवे कि चल मैं भी अभी तेरी थोड़ी सी टेरिटरी छोड़ दूंगा, तू भी ऐसे ऐसी चीज को छोड़ देना, हो गया सेटलमेंट मिडवे। तो देखो बच्चों, हो क्या जाता है, ये अपनी एनर्जी कुछ इधर दे देता है, तो अपनी एनर्जी इधर जाने के वजह से क्या होता है, इसका टेम्परेचर डाउन, इसका टेम्परेचर अप। लेकिन दोनों का टेम्परेचर का एक्सचेंज कब तक होता है? जब तक वो दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। और जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया, मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम आ गया, इसका मतलब देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी एनीमोर। अब कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, ये उसका मीनिंग है। समझ रहे हो क्या आप लोग? सो थर्मल इक्विलिब्रियम को दिमाग में रखो। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है मेरे दोस्तों? थर्मल इक्विलिब्रियम होता है देयर इज नो हीट एक्सचेंज नाउ, जस्ट बिकॉज द टू बॉडीज दे हैव अटेन्ड द कॉमन टेम्परेचर। वी कैन रिलेट इट विद द टेम्परेचर। हाँ, एक चीज को मैं आपको बता दूं, ऐसा साइंस, चलिए थोड़ा सा इसको मैं बाजू में ले लेता हूं और यहां पे देखते हैं। क्या आपको ये वर्ड पता है, थर्मोमेट्री? क्या आप लोगों ने कभी ये सुना है? थर्मोमेट्री ये साइंस होता है। क्या है रे? ये भी एक साइंस है। किस चीज का? साइंस ऑफ मेजरमेंट है। जैसे ज्योमेट्री होता है, जैसे बाकी की मेट्री मींस साइंस ऑफ मेजरिंग, ओके? तो ये साइंस ऑफ मेजरिंग है। किसको? मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर करने का साइंस होता है ये थर्मोमेट्री। क्यों बता रहा हूं? बताता हूं। ये जो साइंस है जिसको हम लोग पढ़ते हैं, एक्चुअली इसमें क्या होता है, जब आप लोग इसको देखोगे तो हॉट ऑब्जेक्ट और कोल्ड ऑब्जेक्ट, इनमें टेम्परेचर के बेसिस पे ही तो आप लोग डिसाइड कर सकते हो ना कि इनका हीट का एक्सचेंज रुक गया है, जो भी है। पहला चीज मैं बता रहा हूं आपको। तो इसको मैं जब थर्मामीटर से जोड़ दूंगा, इसको थर्मामीटर से जोड़ूंगा, तब मुझे पता चलेगा कि इसका टेम्परेचर हाइयर है, इसका टेम्परेचर लोअर है। जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, मुझे समझ जाएगा कि अभी मर्क्यूरी ये मूव नहीं कर रहा है, ना ही ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है बच्चों? दोनों ने थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया है। समझ गए आप लोग? चलिए, और यहीं से हमारा राइज हो जाता है एक लॉ का, और उस लॉ को अभी हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, और वो क्या है ये समझने के लिए हम लोग देखते हैं वो लॉ। चलिए चलिए चलिए। सो हमारा लॉ है जीरोथ लॉ। आपको लगेगा कि जीरोथ लॉ, जीरोथ ऐसा क्यों कहा? जब आप नंबरिंग सिस्टम में स्टार्ट कर देते हो तो पहले 1 से स्टार्ट करते हैं, करेक्ट है कि नहीं? अगर मुझे कहीं से, अभी समझो अगर मैंने कोई तो लॉ ढूंढ लिया, ढूंढूंगा नहीं मैं, लेकिन समझो मैंने ढूंढ लिया, ठीक है? तो जब मैं कोई लॉ ढूंढूंगा, फिर उसके बाद में मैंने सेकंड लॉ भी ढूंढ लिया, तो अभी जब मैं किसी भी लॉ को ढूंढूंगा तो वो मैं बोलूंगा ना दिस इज माय फर्स्ट लॉ, कि मैं कहूंगा ये मेरा जीरोथ लॉ है? नहीं, वो तो मेरा स्टार्ट है, तो स्टार्ट तो 1 से होती है, और इसलिए फिर नेचुरल नंबर के हिसाब से तो मैं 1 से स्टार्ट करूंगा। तो पहला लॉ है, सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स भी है, फर्स्ट लॉ भी है। तो अगर दो दो लॉ है तो जीरोथ लॉ मतलब क्या है फिर एक्चुअल में बताओ? जीरोथ लॉ ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इनके बाद में इन्वेंट हुआ था, बाद में, तो इसको थर्ड लॉ नहीं कहा गया। फिर भी देखो, इसके पहले फर्स्ट लॉ आया था, इसी के पहले सेकंड लॉ भी आया था, लेकिन इन दो लॉ के आने के बाद में जब जीरोथ लॉ आया था, तो पता है आपको इसको नाम जीरोथ लॉ क्यों रखा गया? फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ जिनके बारे में बताते हैं ना, उससे भी बहुत 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 बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों को बताई गई थी मिस्टर राल्फ फाउलर के थ्रू। और जब इन्होंने ये कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताया था तो समझ यार ये तो कितना बेसिक है, इसको किसी ने लॉ में पुट ही नहीं किया, इतना वो बेसिक है। हमने जो बताया उससे भी बहुत बेसिक है, इसलिए उसको नाम रखा गया जीरोथ लॉ। तो अब सवाल ये है कि जीरोथ लॉ क्या कहता है? तो जीरोथ लॉ ये कहता है बच्चों कि मान के चलो एक सिस्टम है जहां पे ए बी सी ये 3 है, ए बी सी है, ओके? अब ए और बी
एक दूसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम में, मतलब ए का और बी का टेम्परेचर सेम है। अगर मान के चलो ए सी ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में, देखो बच्चों मैं क्या कह रहा हूं, ए इक्विलिब्रियम में है बी के, ए इक्विलिब्रियम में है सी के, तो क्या हम लोग कंक्लूड नहीं कर सकते क्या कि बी और सी भी आपस में इक्विलिब्रियम में ही है? क्या हम लोग इसको कह सकते हैं क्या? हाँ हम कह सकते हैं, किसी ने तो कह दिया। अब ये तो सबको पता है कि अगर, चलो ये बाकी का छोड़ दो, ए पर्सन है, बी ए पर्सन है, सी एक पर्सन है, ए और बी भाई भाई है, ओके, ए और बी भाई भाई है, ए और सी भी भाई भाई है, देखो ए और बी भाई भाई है, ए और सी भी भाई भाई है, तो बी और सी कौन हो गए? ये भी तो भाई भाई हो गए, तो ये तो हम लोग जीरोथ लॉ को भाई भाई लॉ भी कह सकते हैं, तो कह देते हैं बच्चों। तो ये तो भाई भाई लॉ हो गया है कि नहीं? ये तो भाई भाई लॉ हो गया है, ब्रदर ब्रदर लॉ, बोथ आर ब्रदर्स, समझ रहे हो? तो चलो बच्चों, अगर हम लोग इसको देखेंगे, ऐसा कहेंगे कि हम लोग देखो, हाँ कुछ लोगों को लगेगा भाई भाई लॉ लिख दिया, फिर बहन बहन लॉ भी तो हो सकता है, ए बी की बहन है और ए की ही बहन सी भी है, तो फिर बी और सी भी तो आपस में बहन बहन हो गई। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, मेरा कोई भी जेंडर के डिस्क्रिमिनेशन के लिए ऐसा ये नहीं है, मैं बहन बहन लॉ भी कह सकता हूँ, उसको कोई इश्यू नहीं है, जो भी है बच्चों। चलिए बस कॉन्सेप्ट समझनी चाहिए आपको, ऐसे सोशल साइंस में मैं घुसिए, सीधा फिजिक्स को और भावनाओं को समझो बच्चों, बस इतना काफी हमारे लिए। चलिए, तो जीरोथ लॉ अगर आप लोगों को समझ गया है बच्चों, तो जीरोथ लॉ को देखने के लिए वही थर्मोमेट्री का यूज होता है हम लोगों को, तो काम हो जाता है और हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, इफ द टू सिस्टम्स, इफ टू सिस्टम्स, ध्यान दीजिए हाँ, क्योंकि लॉ जब देखते हैं तो हम लोगों को लॉ के स्टेटमेंट्स वगैरह को भी क्लियर कट पता होना चाहिए। इफ द टू सिस्टम्स आर ईच इन थर्मल इक्विलिब्रियम, the two systems are each in equilibrium with, अभी देखो दो सिस्टम है और वो इक्विलिब्रियम में, हर एक सिस्टम इक्विलिब्रियम में किसके? with the another system, with the two systems are in each in the equilibrium with the another systems, then तो हम लोग ये कह सकते हैं if the two systems are in the thermal equilibrium with the system, they are also in the thermal equilibrium with each other, then they are also in equilibrium with, they are also in the thermal equilibrium with each other। ये कहा था जीरोथ लॉ में, ये कहाँ कहा था? ये जीरोथ लॉ के वक्त कहा था बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही समझना काफी है। मैथमेटिक्स में आप लोग बेसिक मैथ्स के साथ में इसको पढ़ते हो क्या? a इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू सी, देन बी इज इक्वल टू सी। मुश्किल है? नहीं, ए का टेम्परेचर बी के टेम्परेचर के बराबर है, ए का टेम्परेचर सी के भी बराबर है, तो बी और सी का भी टेम्परेचर सेम ही हो गया। मान के चलो इसका टेम्परेचर 10 है तो इसका भी 10 होगा, अभी इसका 10 है इसका भी 10 हो गया, तो अभी सी बी और ए तीनों का सेम है, इसलिए सब इक्वली हो जाएंगे। तो क्या मैं कह सकता हूँ ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, कुछ भी कहो, फर्क क्या पड़ेगा? हो गया बच्चों। जीरोथ लॉ पे हम लोगों को ज्यादा और टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों, हमारा बेसिक्स है, बेसिक्स को हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, शुरुआत मुझे लगता है बहुत आसान हो चुकी है हमारी, और आसान शुरुआत के साथ में अभी हम लोग बढ़ते हैं बच्चों हीट इंटरनल एनर्जी। हीट, सबसे पहले देखो बच्चों, हीट जब पढ़ते हैं हम लोग हीट देखेंगे। अब हीट का एक कनेक्शन होता है इंटरनल एनर्जी के साथ, वो बहुत जरूरी है, वो रिलेशन देखेंगे। और वो एक और चीज है जिसके बारे में बात करते हैं, वो है वर्क डन, या कहो वर्क, इनफ हो जाएगा बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग उसको जोड़ देंगे मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, किसके साथ? तो हम लोग उसको जोड़ेंगे बच्चों
इंटरनल एनर्जी के साथ, ठीक है। बात करूंगा मैं आपको, अभी बताऊंगा मैं आपको। वर्क एनर्जी थ्योरम तो पढ़े होंगे आप लोग, वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं पढ़े हैं तो पढ़ भी लेंगे, कोई इशू नहीं। लेकिन मैं क्या बता रहा हूं उसको ध्यान दीजिएगा। जहां वर्क आ गया, अब तक हम लोगों ने जहां जहां पे एनर्जी निकाली है, काइनेटिक एनर्जी निकाली, पोटेंशियल एनर्जी निकाली, हीट एनर्जी निकाली, इलेक्ट्रिसिटी में देखो आप लोगों ने एनर्जी निकाली, हर जगह पे हम लोगों ने वर्क डन के हेल्प से ही एनर्जी निकाली है। इसका मतलब वर्क डन और हीट एनर्जी के बीच में डेफिनेटली देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशन। एक जगह पे जाके आप सीधा सीधा ये भी बोल सकते हो वर्क डन ही एनर्जी होती है, वर्क डन ही एनर्जी होती है। अगर वर्क डन एनर्जी ना होता तो वर्क डन जूल में और एनर्जी भी जूल में क्यों काउंट करते? दोनों को एक ही मेजरमेंट के साथ में काउंट कर रहे हैं हम लोग, और उसकी वजह डेफिनेटली दे आर both nothing but the not different quantities, we can say both are the similar or you can say same quantities put in the another way of expressions। तो हम लोग उनको बस अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। तो चलो देखते हैं। अभी सबसे पहले देखो बच्चों, ये तो देख लिया कि एक बॉडी दूसरे बॉडी को क्या कर रही है, हीट का एक्सचेंज कर रही है, लेकिन क्यों कर रही है ये नहीं देखा अभी तक। सो द फर्स्ट थिंग इज व्हाई हीट इज एक्सचेंज्ड। हीट एक्सचेंज क्यों होती है, सवाल है सवाल है आपके सामने भी। क्या है सवाल? कि हीट एक्सचेंज क्यों हो रही है। आपको क्या देना पड़ेगा? व्हाई सवाल आते ही आपको आंसर में क्या आता है बच्चों? रीजन देना पड़ेगा। रीजन रीजन को समझने के लिए सबसे पहले हमें एक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, और फिर वो कॉन्सेप्ट से हम लोग आज शुरुआत कर रहे हैं। और वो हमारी कॉन्सेप्ट क्या है मेरे दोस्तों? वो कॉन्सेप्ट है इंटरनल एनर्जी। क्या है मेरे दोस्तों? इंटरनल एनर्जी, अंदरूनी, इंटरनल। किसी चीज को अगर आप लोग देख रहे हो, एनर्जी का एक्सचेंज ये वो देख रहे हो, तो वो बाहर हो रहा है, लेकिन हम लोग अंदर की हीट को देखना चाहते हैं। हम लोग अंदरूनी सुंदरता देखेंगे इसकी। इसका मतलब शायद मैं इसके मैक्रो लेवल पे नहीं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं माइक्रो लेवल पे इसको, क्योंकि मैं अंदर जाने वाला हूं। अंदर जब घुसते आते हैं ना हम लोग किसी चीज में, तो आप लोग जैसे अभी अलग अलग से साइंस पढ़ लेते हो बच्चों, और जैसे जैसे साइंस में आप लोग छोटी 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 से लेवल पे जाते रहते हो, तो हम लोग जिसको क्वांटम फिजिक्स कहते हैं बच्चों, वो माइक्रो लेवल पे काम करता है। माइक्रो 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 लेवल, वेरी स्मॉल लेवल। करेक्ट है कि नहीं? हाँ, हम इतना भी अंदर नहीं घुसने वाले हैं कि इवन मॉल एटम के अंदर वगैरह चल जाए हम लोग, लेकिन बेसिक लेवल तक उसको पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्तों। चलिए अब देखते हैं दोस्तों। अब है इंटरनल एनर्जी। सवाल है इंटरनल एनर्जी का। मान के चलो कोई एक कंटेनर है, और इस कंटेनर में कुछ मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। मान के चले गैस के मॉलिक्यूल पकड़ लो, वाटर के मॉलिक्यूल कंसीडर कर लो, कोई भी मॉलिक्यूल हो। अब इसको हिट करेंगे और इसको हिट नहीं भी करेंगे। दो कंडीशन है, ठीक है। मैं जो बता रहा हूं आपको उसको ध्यान से सुनो। तो यहां पे अभी इसको हिट किया और यहां पे इसको हिट नहीं किया, सो हिट दी है और यहां पे हिट नहीं दी है। ओके बच्चों, हिट दिया, हिट नहीं दिया। अब मैं क्या बता रहा हूं ध्यान के सुनो। जब हम लोग इसको हिट करेंगे क्या होगा बच्चों? इसके जो गैस के मॉलिक्यूल्स है वो फटाफट इधर उधर भागना चालू कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे? वो स्टेट ऑफ रैंडम मोशन में आ जाएंगे बच्चों। क्या आ जाते हैं? स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। और जितना ज्यादा हिट करूंगा उतने वो फास्टली मूव करने लग जाते हैं। ज्यादा फास्ट 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 मूव कर लेते हैं, बहुत फटाफट, एकदम फुल एनर्जी आ जाती है उनकी, खाना खाए जैसा, है कि नहीं। और धड़ाधड़ भागने लग जाते हैं। अब देखो बच्चों, हिट जैसे ही दिया, मॉलिक्यूल्स फटाफट इधर उधर भागने लग गए। करेक्ट है। अब मैं एक काम करता हूं, एक दूसरी सिस्टम ले लेता हूं कि मैं वहां पे हीट दे ही नहीं रहा, मैंने हीट का कोई सप्लाई नहीं किया, तो इसके मॉलिक्यूल भागेंगे क्या? नहीं, रुकेंगे क्या फिर? समझते इसको, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपकी रूम में
जब आप लोग एक कॉर्नर में कहीं पे अगरबत्ती जला देते हो, ओके, सो जब हम लोग रूम में कहीं पे एक कॉर्नर में अगरबत्ती जला देते हैं तो उसकी खुशबू रूम के दूसरे साइड में भी आ जाती है क्या किसी को? ये कॉर्नर में जलाया तो रूम की जो दूसरी साइड है, दूसरा कॉर्नर है, वहां पे भी उसका स्मेल आता है कि नहीं आता है? आ जाता है। क्यों? कैसे? क्योंकि अभी आपने हीट किया था कि इधर किसी किसी ने रूम को गर्म किया था क्या? इसका हीट का टेम्परेचर बढ़ा था कि जिसकी वजह से गैस के मॉलिक्यूल इधर उधर जाएंगे? नहीं। वो जो खुशबू थी अगरबत्ती की, जो समझो फ्लेम्स की फॉर्म में आ रही है, वो फ्लेम इधर से उधर गई क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स के साथ में गई। और मॉलिक्यूल्स इधर से उधर क्यों गए उसकी वजह समझ लो, क्योंकि मॉलिक्यूल कहीं रुके ही नहीं थे, कभी भी वो रुकते ही नहीं, वो हमेशा किस में रहते हैं बच्चों? स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। दे आर ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। रैंडम मतलब इधर उधर, विदाउट फिक्स डायरेक्शन, और मोशन मतलब तो सबको पता ही होगा। तो भागते रहते बच्चों, फटाफट 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 भागते रहते, और ये धड़ा 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 भागने लग गए। इसका मतलब ये अभी भी स्टेट ऑफ रैंडम मोशन में है। अब सवाल ये है कि अगर ये भी स्टेट ऑफ रैंडम मोशन में है सारे के सारे, तो फिर हिट देने के बाद में और इसके पहले क्या सवाल है? यहां पे भी मोशन में, यहां पे भी मोशन। बच्चों आप समझ लो थोड़ा सा, यहां जितनी वेलोसिटी से ये भाग रहे थे ना, एवरेज वेलोसिटी से, जिसकी वजह से इनकी कुछ एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी, हीट देने की वजह से वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। सो देयर इज अ चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इनसाइड द गैस, इनसाइड द कंटेनर। गैस का अपना खुद का एनर्जी बढ़ रहा है। सिस्टम कंसीडर अगर करेंगे इसको, तो सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ रहा है क्योंकि सिस्टम को हम लोगों ने बाहर से हीट दिया, लेकिन हीट देने के बाद में उसकी इंटरनल एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है वो बढ़ जाती है। क्या हो गई बच्चों? बढ़ गई। इसलिए याद रखना कि जब आप लोग हीट नहीं भी दोगे तब भी उसके अंदर कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी है, खास करके लिक्विड में। जैसे लिक्विड में भी देख लो, खास करके गैसेस में भी, मतलब बेसिकली फ्लूइड में हम लोग बात कर रहे हैं। अब जब हम लोग किसी कंटेनर में, ऐसे मान के चलो कि पानी ले लिया, ओके, ऐसा कोई तो कंटेनर है, मान के चलो कि जैसे बॉटल है। अब अगर हम लोगों ने समझो इस बॉटल में एक इंक का ड्रॉप डाल दिया, एक इंक होती है ना, इंक का एक ड्रॉप डाल दिया हम लोगों ने, तो क्या वो इंक सब जगह पे फैलेगी या वो बूंद सीधी जाके नीचे बैठ जाएगी? पूरे अंदर ही अंदर इधर उधर फैल जाती है। किसके वजह से? क्योंकि वाटर के भी मॉलिक्यूल्स इन द स्टेट ऑफ रैंडम मोशन है बच्चों, जो कि इधर उधर भाग रहे हैं। जब वो इधर उधर भागते हैं, डेफिनेटली क्या होता है बच्चों, आपको पता है? डेफिनेटली देयर इज अ हीट बीइंग क्रिएटेड हियर, ओके। ये इधर उधर भागने की वजह से एक हीट क्रिएटेड रहती है, हाँ, लेकिन वो सराउंडिंग के साथ में उसको एक्सचेंज भी कर सकता है, वो तो बाद में बात करेंगे। इंटरनल एनर्जी जो होती है उसके काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड होती है, जो गैस या लिक्विड में है, ठीक है। अब अगर सवाल है गैस लिक्विड, ये दोनों जो फ्लूइड है उनके बारे में तो सर बता दिया, ये तो ठीक है। लेकिन हमारे जो घर की दीवार है, जो घर में जो बर्तन है, जो टेबल है, ये हर एक चीज तो सॉलिड है। अब हमको इतना तो पक्का पता है कि उनको रिजिड शेप किस वजह से, समझो ये मोबाइल है, मोबाइल को रिजिड शेप है क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस बदलता नहीं, ये कोई फ्लूइड नहीं है जो फ्लो करते रहेगा, ये तो रिजिड है। अब सवाल यह है कि क्या ये स्टेट ऑफ रैंडम मोशन में रहते हैं क्या? ये स्टेट ऑफ रैंडम मोशन में रहे या ना रहे, लेकिन एक चीज को याद रखना कि ये स्टेट ऑफ मोशन में जरूर रहते हैं, और वो मोशन जो होती है ना उसको हम लोग कहते हैं स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। तो अगर आप लोग कहोगे लिक्विड या गैसेस, इनमें आप लोगों को स्टेट ऑफ रैंडम मोशन मिलेगी और वो कंटिन्यूसली मिलेगी, ये कंटिन्यूसली मिलेगी। लेकिन अगर मैं सॉलिड के बारे में बात करता हूं तो सॉलिड में हम लोग कह सकते हैं द पार्टिकल्स वाइब्रेट्स अबाउट या अराउंड देयर मीन पोजीशन। सॉलिड्स के पार्टिकल वाइब्रेट होते रहते हैं, इतना माइन्यूट सा वाइब्रेशन होगा बच्चों की ना के बराबर, बट देयर इज अ वाइब्रेशन। अब आपको लगेगा ऐसे कैसे प्रूव कर सकते हो आप? समझो कोई एक आयरन का क्यूब ले लिया हम लोगों ने, अब अगर मैं उसको हीट कर रहा हूं बच्चों, क्या होगा? वो गर्म होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ते चलेगा, एक टेम्परेचर आ जाएगा बच्चों कि जब वो मेल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा, मतलब वो लिक्विड हो जाएगा। तो सॉलिड से लिक्विड हो गया, लेकिन कैसे हो गया?
पहले समझ लो, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना उनका वाइब्रेशन हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? वाइब्रेशन। वाइब्रेशन बढ़ बढ़ के कुछ एक पॉइंट आ जाता है कि जब टेम्परेचर उस पॉइंट पे आ जाता है कि जब उसके बीच का बॉन्ड जो है, जो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच का बॉन्ड है वो टूट जाता है और फिर फाइनली वो फ्लूइड में चले जाते हैं। समझ रहे हो? जो उसको रिजिड बनाता है, जो उसको सॉलिड बनाता है, वो टूट जाता है। चलो ठीक है, इतना तो काफी हमारे लिए फिलहाल तो ये ठीक है, लेकिन इसको याद रखना, द इंटरनल एनर्जी इज डिफरेंट देन मैक्रोस्कोपिक एनर्जी। इट इज डिफरेंट, ये माइक्रोस्कोपिक है। नॉर्मली अगर आप लोग किसी गाड़ी को अगर भागते देखोगे तो गाड़ी जो होती है उसमें काइनेटिक एनर्जी है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी रहेगी जैसे जैसे हाइट पे जाएगी, लेकिन उसकी काइनेटिक एनर्जी और इसकी पोटेंशियल एनर्जी, अगर गाड़ी रुक जाए तो वो रुक जाएगी। लेकिन समझो अगर हम लोग, नदी का पानी है वो बह रहा है, तो अभी उसको अगर बाहर से देखेंगे हम लोग तो उसको हम लोग देख सकते हैं कि मैक्रोस्कोपिक लेवल पे वो पानी में काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि वो नदी का पानी अगर समझो बहुत हाइट से बह रहा है तो हाइट वाले ज्यादा पानी की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, डेफिनेटली उसमें काइनेटिक एनर्जी भी है, टोटल एनर्जी आप लोग काउंट कर लोगे। लेकिन अगर समझो मैंने उसी पानी को अब एक पॉट में भर दिया, अब वो एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लो तो नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी नहीं। अगर मैंने उसको ग्राउंड पे सेटल कर दिया तो इसका मतलब उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं है। लेकिन याद रखना, उसकी जो एनर्जीज होती है, टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कनेक्टेड विद द रैंडम मोशन ऑफ द पार्टिकल्स। ये हमेशा याद रखना। सो क्या मैं कह सकता हूं द टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कनेक्टेड, इंटरनल एनर्जी ये हमेशा कनेक्टेड रहती है किसके साथ? लिख देते हैं इसको, है कि नहीं? इंटरनल एनर्जी इज ऑलवेज कनेक्टेड विथ व्हाट? इंटरनल एनर्जी कनेक्टेड रहती है किससे? विद द, या कहो इसकी टोटल एनर्जी विद द रैंडम मोशन, विद द रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम के साथ। ओके बच्चों, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इंटरनल एनर्जी आप लोग समझ रहे हो, ये मैं मान के चल रहा हूं, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या आप लोगों को इंटरनल एनर्जी समझ गया? अंदर ही अंदर जो एनर्जी होती है वो, मतलब अगर गैस को मैं एक जगह पर रख भी दूंगा तो ऐसा नहीं होगा बच्चों कि गैस के अंदर इंटरनल एनर्जी नहीं है, वो तो उनके रैंडम मोशन की वजह से उनको कंटिन्यूअसली एनर्जी उसमें रहती है बच्चों। तो अब अगर मुझे कोई पूछेगा कि अगर इंटरनल एनर्जी निकालनी की है किसी मोनो एटॉमिक गैस की, क्या निकालना है बच्चों? इंटरनल एनर्जी किसी मोनो एटॉमिक गैस की, जैसे कि आर्गन, ठीक है? आर्गन आपके बुक में दिया हुआ है बच्चों, ये आर्गन की। तो समझो मुझे अभी भी काइनेटिक एनर्जी निकालने की है, ठीक है? तो जब मैं आर्गन के लिए देखूंगा, ये मोनो एटॉमिक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ही मोशन में रहेगा, और वो रहेगा बच्चों इसका ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है बच्चों, क्या रहेगा इसका? ट्रांसलेशनल मोशन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ काइनेटिक थ्योरी में हम लोग पढ़ चुके हैं कि कैसे निकालते हैं। तो अगर हम लोग इसको देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो पक्का एक चीज समझेंगे हमको कि इसकी जो ट्रांसलेशनल एनर्जी है उसके वजह से इसको 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मिलेंगे, जिसकी वजह से इसकी एनर्जी हो जाएगी बच्चों 3/2 kBT या कहो kT, जो कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ये टेम्परेचर है। तो आप लोगों को समझ गया होगा कि ये उसकी कौन है बच्चों? इंटरनल एनर्जी। सो यू कैन से U इज इक्वल टू 3/2 kBT या कहो kT। ठीक है, तो ये हो गया किसके लिए? आर्गन के लिए। समझो अगर मान के चलो कि कोई दूसरा है, ऑक्सीजन है जैसे। अब अगर मैं देखूंगा ऑक्सीजन के लिए, तो ऑक्सीजन ये कैसा है बच्चों? डायटोमिक। ऑक्सीजन कभी भी O2 है ना, तो अगर मैं इसको देखूंगा इसकी एनर्जी कितनी है? अब इसमें क्या होता है बच्चों, मोनो एटॉमिक में तो एक ही पॉसिबिलिटीज है ट्रांसलेशनल मोशन की, लेकिन इसमें वैसे नहीं, इसमें रोटेशन भी होता है, 2 पॉसिबल रोटेशंस हो सकते हैं। इसलिए फिर क्या हो जाता है, टोटल हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए ½ kBT की एनर्जी मिलती है बच्चों। तो ऐसे 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 5/2 kBT। ये किसके लिए हो गया मेरे दोस्तों? डायटोमिक के लिए। अगर आप पूछोगे पॉलीएटॉमिक के लिए, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम काउंट करके हम लोग उसको निकाल पाएंगे, लेकिन ये सारी की सारी उसकी कौन है एक्चुअली देखा जाए तो?
इंटरनल एनर्जी जिसको यू से डिनोट कर रहे हैं हम लोग, ये सारी की सारी उनकी इंटरनल एनर्जीज है। समझ रहे हो आप लोग? चलिए फिर और आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक सेकेंड बच्चों। हाँ जी, अगर हम लोग इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट्स के साथ में चलना पड़ेगा, और उसमें से एक आती है थर्मोडायनेमिक सिस्टम एंड थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। सो अभी हम लोग देखेंगे थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होती है और थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस क्या होती है। ठीक है, प्रोसेसेस को बाद में देखेंगे, पहले सिस्टम को समझ लो कि अगर आप लोगों को थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या है ये पता करने का है तो चलिए मेरे दोस्तों यहां पे ध्यान दीजिएगा। ऐसी कोई भी सिस्टम या ग्रुप ऑफ द सिस्टम या कलेक्शन ऑफ द सिस्टम्स जिसमें क्या होता है बच्चों, हीट का एक्सचेंज होता है, ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? सिस्टम। इट इज अ कलेक्शन और ग्रुप ऑफ क्या, ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं बच्चों, जिसमें हीट का एक्सचेंज हो रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं इसको दैट इट इज द कलेक्शन और ग्रुप ऑफ द ऑब्जेक्ट्स वेयर एक्सचेंज ऑफ हीट टेक्स प्लेस। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि यहां पे जब चाय रखी थी तो वो जब ठंडी हो गई थी तो इसलिए मतलब उसने हीट को दे दिया था सराउंडिंग को, है कि नहीं? उसने अपनी हीट को लूज किया था सराउंडिंग के साथ में। तो क्या हम लोग ये नहीं कह सकते कि वो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है? बिल्कुल कह सकते, क्योंकि वहां पे एक्सचेंज हो चुके हैं। जहां जहां पे एक्सचेंज होगा वहां वहां पे हम लोग उसको क्या कहेंगे? थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ठीक है बच्चों, अब सिस्टम जो होती है ना बच्चों, देखो थोड़ा सा इसको समझते हैं। एक्सचेंज हो रहा था लेकिन किसके साथ? एनवायरनमेंट के साथ। सिस्टम जो है बच्चों उसका समझो मान के चल टेम्परेचर T है, और इधर उसका जिसके साथ में हो रहा था ना वो कौन होगा बच्चों? एनवायरनमेंट। उसका समझो मान के टेम्परेचर T है, TE है, और इसका टेम्परेचर सॉरी बच्चों और उसका टेम्परेचर मान के चलो क्या है बच्चों? TE। अगर ऐसा है, एक सेकेंड मैं पानी पी लेता हूं। जी, अब अगर हम लोग ऐसे मान के चलेंगे, चलो ये एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है T और सिस्टम का है, अगर इनमें एक्सचेंज हो सकता है ना तो हमारा क्या कह सकते हैं बच्चों? हम लोग ये सिस्टम का हिस्सा है। लेकिन सिस्टम को एक क्या होती है बच्चों? बाउंड्री। क्या होती है? बाउंड्री। जैसे कप को एक बाउंड्री है, बाउंड्री से बाहर या आउटर वाला पार्ट ये एनवायरनमेंट है, बाउंड्री के अंदर वाला पार्ट ये क्या है? सिस्टम है। याद रहेगा, बाउंड्री से बाहर, बाउंड्री के अंदर, बाउंड्री के अंदर सिस्टम, बाउंड्री के बाहर एनवायरनमेंट। करेक्ट है? मेरी बॉडी है, अगर मेरी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, अब मैं भाग के आ रहा हूं, तो मेरी बॉडी क्या बन गई बच्चों? सिस्टम। इसको एक फिक्स्ड बाउंड्री ना, अब ये क्या करेगी? हीट को एक्सचेंज करेगी, किसके साथ में? एनवायरनमेंट के साथ में, और मेरी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा। ये हीट का एक्सचेंज हुआ किसके बीच में? एक सिस्टम और एक सराउंडिंग के साथ में। तो ये बॉडी, ये टेम्परेचर, ये जो जहां पे भी ये अंदर है ना, इसके अंदर, तो ये हो गया, ये बाउंड्री के साथ में आता है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? हाँ। अब ऐसे ही सिस्टम्स में हमारे पास 3 टाइप की सिस्टम होती है जो मैं अभी आपको बताऊंगा, और फिर हम लोग आज यहाँ पे रुकेंगे। तो 3 टाइप की जो सिस्टम्स है बच्चों, इसको थोड़ा सा समझो। चलो थर्मोडायनेमिक सिस्टम के 3 टाइप बता देता हूं, एकदम आसान है। देखो बच्चों, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स। ठीक है, एकदम आसान है बच्चों। सबसे पहला देखो सिस्टम है जिसको हम लोग क्या कहते हैं पता है? ओपन सिस्टम। क्या कहते हैं बच्चों? ओपन सिस्टम, जिसको हम लोग देखेंगे। दूसरा एक जो सिस्टम है ना बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, वो है, इसको हम लोग कहते हैं बच्चों क्लोज्ड सिस्टम। क्या कहेंगे बच्चों? क्लोज्ड सिस्टम। ठीक है, और तीसरा जो सिस्टम है हमारे पास बच्चों वो है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम। ओके मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे, मेरे बच्चों, ध्यान दो।
सबसे पहले इनमें से अभी देखते हैं ओपन सिस्टम क्या होती है। ऐसे मान के चलो कि ये सिस्टम क्या है, सिस्टम, समझ गए। अब ये सिस्टम और इधर एनवायरनमेंट, ये कौन है, सिस्टम, और इधर कौन है बच्चों, एनवायरनमेंट। अब क्या क्या चांसेस है पहले समझ लो। हो सकता है कि कोई सिस्टम अपनी हीट को एक्सचेंज कर रहा है, डेफिनेटली। तो वो अगर मैं हीट को एक्सचेंज कर देता हूं एटमॉस्फेयर के साथ में, या कहो एनवायरनमेंट के साथ में, सराउंडिंग के साथ में, तो सबसे पहली चीज जो जा रही है वो एक एनर्जी जा रही है, और वो है हीट। लेकिन कुछ कुछ सिस्टम ऐसी है जिसमें हीट तो जाती है, साथ में मैटर भी चले जाता है। क्या चले जाता है, उस बॉडी का मैटर। जैसे कि कोई एक गर्म पतीला ले लो और उसको गर्म कर पानी ले लो उसमें, और फिर उसको गर्म कर दो। अगर हम लोग एक पॉट में पानी लेके उसको गर्म कर देते हैं और वो पॉट ओपन वाला है, तो कुछ देर के बाद में पानी गर्म हो जाएगा, और लेकिन पानी गर्म होने के साथ साथ में आपको समझेगा वो कम भी हो रहा है। जैसे जैसे हीट दी जा रही है ना, वैसे वैसे पानी का कम हो रहा है। इसका मतलब उसका मैटर कम हो चुका है, मतलब उसके अंदर का मास उसका कम हो चुका है। अगर 1 kg का वाटर लिया होता तो वो वाटर शायद अभी 900 ग्राम ही है, क्योंकि 100 ग्राम कहाँ चला गया, एज अ वेपर एक्सचेंज हो गया है एनवायरनमेंट के साथ। तो क्या हम लोग ये नहीं कह सकते बॉइल्ड वाटर इन ओपन पॉट, ये क्या होगा बच्चों, ओपन केटल का हो जो भी कुछ, वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो पानी हो जाएगा एक्सचेंज। इसका मतलब वो स्टीम के फॉर्मेट में मैटर भी जा रहा है और साथ साथ में, मतलब ये दोनों भी जा रहे हैं, हीट का भी लॉस हो रहा है जिसमें और मैटर का भी लॉस हो रहा है। ऐसी वाली सिस्टम को हम लोग कहेंगे बच्चों ओपन सिस्टम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाली जो सिस्टम है ना बच्चों, वो सिस्टम है क्लोज सिस्टम। कौन सी सिस्टम है बच्चों, क्लोज सिस्टम। ये जो क्लोज्ड वाली सिस्टम है ना, इसमें होता क्या है बच्चों, इसमें हीट जाती है क्या, हाँ, लेकिन मैटर जाता है क्या, ना, नो मैटर इज एक्सचेंज्ड हियर। मैटर नहीं जाता, मतलब मान के चलो सेम पॉट लिया मैंने, ओके, सेम पॉट है, और सेम पॉट के ऊपर मैंने अब उसको पूरा पैक कर दिया है, सील पैक कर दिया है, उसको क्लोज कर दिया है 100%। अब पानी गर्म तो होगा जब मैं उसको हीट करूंगा, लेकिन वो सराउंडिंग के साथ में सिर्फ हीट को एक्सचेंज करेगा। आसपास वाली हवा गर्म होने वाली, नो डाउट, लेकिन वो सिर्फ हीट एक्सचेंज करेगा। लेकिन अंदर अगर 1 kg का वाटर है तो अंदर ही रहेगा, क्योंकि अगर वो इवेपोरेट हो भी गया तो भी वो क्या हो जाएगा बच्चों, फिर से कंडेंस होकर अंदर ही अंदर रहेगा। मतलब 1 kg का मास का लॉस नहीं होगा, वो 900 ग्राम नहीं होगा, वो उतना ही रहेगा 1 kg। ओके, इसका मतलब है देयर इज नो मैटर एक्सचेंज। समझ रहे बच्चों आप लोग। तो इसका हम लोग कह सकते हैं कि बॉइलिंग ऑफ वाटर इन सील्ड, या जो भी आप लोग ऐसे जैसे सीलिंग कर लेते हैं ना उसको, तो इन क्लोज्ड कंटेनर कहो, इसको एक क्लोज्ड कंटेनर कहो, ये हो जाता है बच्चों काम। हो गया। अब ये एक हो गया सिस्टम। अभी हमारे पास एक लास्ट वाली सिस्टम देखनी है थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बारे में, और वो क्या है बच्चों, मेरे दोस्तों ध्यान दीजिएगा। होता यह है कि अगर समझो मान के चलो थर्मोस ले लिया आप लोगों ने, थर्मस तो पता है ना सबको, थर्मस फ्लास्क। तो अगर हम लोगों ने उसमें चाय डाल दिया और ढक्कन बंद कर दिया, मुझे बताओ कप में क्यों नहीं लेके जाते, या किसी भी दूसरे नॉर्मल से किसी भी बर्तन में इसमें उसमें क्यों नहीं लेके जाते हम लोग। चलो नॉर्मल वाली बॉटल में ही लेके जाओ, उसके लिए थर्मोस की क्या जरूरत है। कोई अगर हम लोग चाय लेके जा रहे हैं किसी पेशेंट के लिए, तो क्योंकि हम चाहते हैं कि वो चाय ना कम हो, और हम लोग ये भी नहीं चाहते कि वो चाय ठंडी हो, हम दोनों को भी एक्सचेंज को रोकना चाहते हैं। ऐसी वाली सिस्टम जिसमें मैटर नहीं हो रहा है एक्सचेंज, बिल्कुल नहीं, और ना ही हीट एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। तो जब मैटर और हीट दोनों भी एक्सचेंज नहीं होते, तो हम लोग कह सकते हैं बच्चों कि ये आइसोलेटेड सिस्टम है, जैसे कि थर्मोस फ्लास्क। समझ गए आप लोग, क्लियर है आप लोगों को ये। अगर आप लोगों को ये क्लियर है तो कल हम लोग अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे विद द हीट, और वो पूरा का पूरा पार्ट अभी खत्म होके फिर पहुंचेंगे हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तक। तब तक के लिए बच्चों बने रहिएगा सेम चैनल पर, फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक पर, मेरे अमोल गौड़ी के साथ में, और एंजॉय करते रहिएगा, हैप्पी रहिएगा। बाय।